नमस्कार दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि जंतर मंतर पर चला आंदोलन शांत हो गया, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद मामला खत्म हो गया और सरकार ने सिर्फ दबाव में आकर कदम पीछे खींचे, तो जरा ठहरिए, क्योंकि पर्दे के पीछे सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों ने एक ऐसा खाका तैयार किया था जिसका असर अब जमीन पर दिखाई दे रहा है। सवाल यह है कि आखिर केंद्र सरकार ने इस पूरे घटनाक्रम में अपनी रणनीति क्यों बदली? क्यों गृह मंत्रालय को सुरक्षा कमान में अचानक बड़ा फेरबदल करना पड़ा? और सबसे अहम सवाल, जब छात्रों की मांग मान ली गई तो फिर अचानक हिंसा और पथराव किसने शुरू किया? आज की इस स्पेशल एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे दिल्ली पुलिस की उस हाईटेक ऑपरेशन और पूरे राजनीतिक घटनाक्रम की हर परत जो आपको जाननी बेहद जरूरी है। आइए इस पूरी कहानी की शुरुआत से पड़ताल करते हैं। छात्रों की प्राथमिक मांगों पर विचार करते हुए सरकार ने सकारात्मक रुख अपनाया। सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ताओं और केंद्रीय मंत्रियों के बीच हुई बातचीत के बाद आंदोलन को आधिकारिक रूप से समाप्त करने की घोषणा की गई। दिल्ली मेट्रो के बंद पड़े स्टेशनों को आम जनता के लिए फिर से खोल दिया गया, लेकिन ठीक इसी वक्त जंतर मंतर पर स्थिति अचानक बिगड़ गई और पथराव शुरू हो गया। यहां सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ जब सरकार और प्रदर्शनकारियों के मुख्य प्रतिनिधियों के बीच सहमति बन चुकी थी, तो फिर माहौल को किसने खराब करने की कोशिश की? सुरक्षा एजेंसियों के खुफिया इनपुट के अनुसार भीड़ की आड़ में कुछ ऐसे उपद्रवी और असामाजिक तत्व शामिल हो चुके थे जिनका मकसद छात्रों के मुद्दों को सुलझाना नहीं बल्कि व्यवस्था को चुनौती देना था। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से कई ऐसे चेहरे चिन्हित किए गए जो आपराधिक पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखते थे और कुछ पर पहले से कानूनी मामले चल रहे थे। आंदोलन की संवेदनशीलता को देखते हुए गृह मंत्रालय ने ऐन वक्त पर प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया। संसद मार्च के आह्वान से ठीक पहले दिल्ली पुलिस की कमान में प्रशासनिक फेरबदल किया गया। आईबीएस अनुराग कुमार को दिल्ली पुलिस की महत्वपूर्ण कमान सौंपी गई। इंटेलिजेंस ब्यूरो और सुरक्षा मामलों में लंबे अनुभव के कारण अनुराग कुमार को कड़े और रणनीतिक फैसलों के लिए जाना जाता है। धारा 370 के दौरान सुरक्षा प्रबंधन हो या संवेदनशील क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखना, उनके अनुभवों को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा ढांचा तुरंत मजबूत किया गया। दिल्ली का प्रभार संभालते ही सुरक्षा व्यवस्था को हाई अलर्ट पर डाला गया। संसद मार्ग पर 6 लेयर वाले मजबूत बैरिकेड्स लगाए गए। जमीनी स्तर पर 18 से ज्यादा डीसीपी स्तर के अधिकारियों को तैनात किया गया। पूरी दिल्ली में विशेष टास्क फोर्स एसटीएफ और त्वरित प्रतिक्रिया टीमों को सक्रिय कर दिया गया। जो लोग ये सोचते हैं कि भीड़ का फायदा उठाकर कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, वे शायद आधुनिक तकनीक की ताकत को भूल रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन स्थल के मुख्य प्रवेश और निकास द्वारों पर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम की विशेष यूनिट तैनात की। हर संदिग्ध चेहरे को कैमरे द्वारा स्कैन किया गया। इस डेटा का मिलान पुलिस के सेंट्रलाइज्ड रिकॉर्ड और डेटाबेस से किया गया। तकनीक की मदद से उपद्रवियों की पहचान स्थापित की जा रही है। कानूनी जानकारों का मानना है कि 2020 के दिल्ली दंगों के बाद से डिजिटल साक्ष्यों की न्यायिक जांच काफी सख्त हुई है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि हिंसा या तोड़फोड़ में लिप्त पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति पर सख्त कानूनी धाराओं के तहत कार्रवाई होगी, जिससे भविष्य में उनके पासपोर्ट वेरिफिकेशन और सरकारी नौकरी की प्रक्रियाओं पर भी असर पड़ सकता है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद नैतिक जवाबदेही को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए जवाबदेही के मानकों पर सवाल उठाए हैं। समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, देश भर के छात्र और युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा करते हैं। सरकार ने छात्रों के कल्याण को सर्वोपरि रखते हुए संवेदनशीलता दिखाई। धर्मेंद्र प्रधान स्वयं छात्र राजनीति से निकले नेता हैं और उन्होंने स्थिति को गंभीरता से देखते हुए नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया। इसके साथ ही मनोज तिवारी ने विपक्षी दलों और राज्य की जवाबदेही पर भी सवाल दागे। उन्होंने पंजाब में हाल ही में हुए पेपर लीक मामले का जिक्र करते हुए कहा कि जब वहां छात्रों पर कार्रवाई हुई और पेपर लीक का मुद्दा उठा तो आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और सीजेपी जैसे संगठनों ने चुप्पी साधी।
मनोज तिवारी का कहना है कि जवाबदेही और न्याय के नियम देश के हर राज्य और हर राजनीतिक दल के लिए एक समान होने चाहिए। दोस्तों, भारत के लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना, अपनी मांगे रखना और नीतियों का विरोध करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। लेकिन जब किसी जायज आंदोलन की आड़ में उपद्रवी तत्व शामिल होकर देश की राजधानी की शांति भंग करने का प्रयास करते हैं तो सख्त प्रशासनिक कदम उठाना अनिवार्य हो जाता है। एक तरफ जहां सरकार ने बातचीत और फैसलों से स्थिति को शांत किया, वहीं दूसरी तरफ उपद्रवियों पर कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है। आप दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद उठ रहे राजनीतिक सवालों पर क्या सोचते हैं? क्या हर राज्य में पेपर लीक और छात्र सुरक्षा पर समान जवाबदेही तय होनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह विस्तृत और निष्पक्ष रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और देश दुनिया की सटीक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना न भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।